क्या भगवान राम सिर्फ हमारी आस्था में जीवित हैं? क्या कभी सच में वो इस धरती पर भी रहे थे? आज हम भावनाओं में बहकर बातें नहीं करेंगे। आज हम प्रमाणों को देखेंगे और फिर तय करेंगे कि सच क्या है, कल्पना या इतिहास। वीडियो में हम इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे। क्या भगवान राम के जन्म का बिल्कुल सही समय मौजूद है? क्या वो जगहें सच में मौजूद हैं जिनका वर्णन हमारे ग्रंथों में मिलता है? राम से जुड़े प्राचीन तीर्थ और परंपराएं आखिर किस आधार पर खड़ी हैं? क्या राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के वंशज आज भी मौजूद हैं? और सबसे बड़ा सवाल, ये सब सिर्फ संयोग है या किसी वास्तविक इतिहास की परछाई? क्या भगवान राम के जन्म का सही समय मौजूद है? इस सवाल की शुरुआत हमें सबसे पहले उस व्यक्ति से करनी होगी जिसने राम कथा को पहली बार एक व्यवस्थित ग्रंथ का रूप दिया, महर्षि वाल्मीकि। भारतीय परंपरा उन्हें आदि कवि कहती है, लेकिन वाल्मीकि का महत्व सिर्फ कवि होने तक सीमित नहीं है। रामायण के भीतर ही उनका स्थान ऐसा है जैसे कोई साक्षी जो घटनाओं के समय बेहद करीब रहा हो। परंपरा ये मानती है कि वाल्मीकि राम के समकालीन थे और राम के जीवन की कई घटनाएं उनके समय काल में ही घटित हुई थीं। इसी कारण वाल्मीकि रामायण सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं रहती, वो अपने ढांचे में एक तरह की इतिहास स्मृति बन जाती है, जहां कथा के साथ साथ समाज, शासन, वन जीवन, युद्ध नीति और राजधर्म का सूक्ष्म विवरण भी मिलता है। वाल्मीकि रामायण राम को केवल एक दिव्य चरित्र की तरह नहीं दिखाती, वह उन्हें एक पुत्र, एक भाई, एक राजकुमार, एक योद्धा और एक मर्यादित राजा की तरह स्थापित करती है। इसमें अयोध्या का शासन तंत्र है, दशरथ का परिवार है, वनवास का निर्णय है, वन जीवन की कठोरता है, ऋषियों के आश्रम हैं, जनपदों के संकेत हैं, मित्रता और गठबंधन की राजनीति है और अंत में एक बड़े युद्ध की पूरी रणनीति तक दर्ज है। यानी ये रचना भावनाओं के साथ साथ विवरण पर भी खड़ी है। और इसी विवरण के भीतर एक ऐसा प्रमाण आता है जो इस बहस का सबसे बड़ा आधार बनता है, राम के जन्म का सटीक समय। वाल्मीकि रामायण में राम जन्म को धुंधली भाषा में नहीं बताया गया, बल्कि उसे भारतीय पंचांग की भाषा में टाइम स्टैंप की तरह दर्ज किया गया है। बताया गया है कि राम का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ, पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ और मध्याह्न के समय हुआ। यानी तिथि भी, नक्षत्र भी और समय भी। यही नहीं, परंपरा के अनुसार वहां ग्रह स्थितियों का भी उल्लेख आता है, जिससे कई शोधकर्ता आधुनिक खगोलीय गणनाओं की मदद से इस समय रेखा को हजारों वर्ष पीछे ले जाने की कोशिश करते हैं। कुछ गणनाएं इसे लगभग 5000 वर्ष से अधिक प्राचीन मानती हैं, यानी आज से करीब 7000 साल पहले के आसपास तक का दावा किया जाता है। हालांकि यहां यह समझना जरूरी है कि यह वर्ष गणना आधुनिक सॉफ्टवेयर बेस्ड इंटरप्रिटेशन है, जबकि मूल ग्रंथ में समय भारतीय काल गणना के रूप में ही आता है। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है, अगर राम केवल कल्पना होते तो उनके जन्म को इतना सटीक लिखने की आवश्यकता ही क्या थी। कहानी लिखने वाला लेखक आमतौर पर भाव लिखता है, लेकिन यहां तिथि, नक्षत्र और समय लिखे जा रहे हैं। यह शैली किसी याद रखी गई वास्तविक घटना जैसी लगती है, केवल कल्पना जैसी नहीं। और अब यहीं से एक और बड़ा सवाल जन्म लेता है, अगर जन्म का समय इतना स्पष्ट है तो क्या राम से जुड़ी हुई वे जगह भी उतनी ही वास्तविक हैं जिनका वर्णन हमारे ग्रंथों में मिलता है? अयोध्या से लेकर चित्रकूट, पंचवटी और किष्किंधा तक, क्या ये सब केवल नाम हैं या सचमुच धरती पर मौजूद राम मानचित्र के निशान? भगवान राम की कथा को अगर कोई केवल आस्था कहकर खत्म कर दे तो वो रामायण की सबसे बड़ी बात नजरअंदाज कर देता है कि यह कथा एक दो घटनाओं की नहीं, बल्कि एक पूरी यात्रा की है। और ये यात्रा किसी धुंधले अनजान संसार में नहीं चलती, ये भारत के वास्तविक भूगोल पर वास्तविक स्थानों के सहारे आगे बढ़ती है। अब जरा सोचिए, अगर कोई रचना केवल कल्पना होती तो वो घटनाएं तो गढ़ सकती थी, लेकिन क्या वो एक इतना विस्तृत और जुड़ा हुआ मैप भी बना सकती थी? वो भी आज से 5, 6 या 7000 साल पहले, जब ना तो सैटेलाइट था, ना आधुनिक नक्शे और ना ही किसी के पास पूरी धरती को एक साथ देखने का साधन। फिर कैसे संभव है कि रामायण में जिस क्रम में जगहें आती हैं वे जगहें आज भी मौजूद हैं और लगभग उसी भूरेखा पर मौजूद हैं? राम का जीवन अयोध्या से शुरू होता है, लेकिन जल्दी ही कथा उस बिंदु तक पहुंचती है जहां उनका विवाह होता है। विवाह का यह प्रसंग भारत की सीमा से आगे जाकर आज के नेपाल के जनकपुर में जुड़ता है। वाल्मीकि परंपरा के अनुसार यही वो स्थान है जहां जनक के दरबार में सीता स्वयंवर हुआ और श्री राम का विवाह संपन्न हुआ। अब सीधा सवाल है, अगर ये सब केवल कथा होती
तो विवाह के लिए कोई भी काल्पनिक नगर गढ़ा जा सकता था, फिर जनकपुर जैसी वास्तविक जगह ही क्यों? और ये परंपरा हजारों वर्षों से ठीक उसी स्थान के साथ क्यों जुड़ी हुई है? ये सिर्फ श्रद्धा नहीं, एक बेहद लंबी स्मृति रेखा है। इसके बाद रामायण का सबसे बड़ा मोड़ आता है, वनवास की शुरुआत। अयोध्या से निकलते ही कथा केवल राज परिवार की सीमाओं में नहीं रहती, वह जनजीवन और भूगोल के बीच उतर आती है। और यहाँ एक ऐसी बात सामने आती है जो कहानी को और स्थानीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय बनाती है। रास्ते में मिलने वाले लोग और उनके अपने अपने क्षेत्र। रामायण का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण भाग बीता था एक ऐसे वन में जिसका नाम था दंडकारण्य। यही वो स्थान था जहां भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण ने अपने 14 वर्ष के वनवास का लंबा समय व्यतीत किया। यहाँ बहुत से ऋषि मुनियों के आश्रम थे, यही राक्षसों का आतंक था और यहीं से शुरू होती है राम रावण संघर्ष की भूमिका। लेकिन क्या दंडकारण्य केवल एक पौराणिक कल्पना है या इसका कोई वास्तविक भूगोल भी मौजूद है? शोधकर्ताओं और इतिहासकारों के अनुसार दंडकारण्य कोई छोटा वन क्षेत्र नहीं था, बल्कि मध्य भारत का एक विशाल वन क्षेत्र था जो आज के कई राज्यों में फैला हुआ माना जाता है, जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के कुछ भाग, गोदावरी नदी के तटवर्ती घने वन, बस्तर का आदिम जंगल और दक्कन के पठारी वन। इन सभी को दंडकारण्य से जोड़ा जाता है। रामायण के कई प्रमुख घटनाक्रम इसी वन से जुड़े बताए जाते हैं, जैसे शूर्पणखा का प्रसंग, खरदूषण वध, ऋषियों की रक्षा का संकल्प, पंचवटी की स्थापना, सीता हरण की भूमिका। आज के नासिक क्षेत्र में मौजूद पंचवटी भी दंडकारण्य का ही भाग माना जाता है। राम का सामना केवल जंगलों से नहीं होता, समाज से होता है, समुदायों से होता है, राज्यों से होता है। इसी क्रम में निषाद राज और केवट का प्रसंग भी आता है। परंपरा के अनुसार यह प्रसंग श्रृंगवेरपुर से जुड़ता है, जिसे आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में गंगा तट के पास का माना जाता है। स्थानीय पहचान आज भी उसी स्मृति को लेकर जीवित है और यहीं से भगवान राम ने गंगा पार की थी और यहीं निषाद राज गुह का राज्य भी था। अब दर्शक खुद सोचें, इतनी प्राचीन कथा का एक प्रसंग गंगा के किनारे इसी स्थान पर फिट क्यों बैठता है? क्या ये केवल एक संयोग है? फिर कथा आगे बढ़ती है और वन्य मार्गों से गुजरते हुए सीता हरण का प्रसंग आता है। ये घटना सिर्फ एक घटना नहीं है, यहीं से रामायण की दिशा बदल जाती है। यहां से कथा वनवास नहीं, खोज बन जाती है और खोज के इसी क्रम में राम का संबंध दक्षिण के क्षेत्रों से जुड़ता है। यही वो हिस्सा है जहां सुग्रीव का प्रवेश होता है। सुग्रीव के साथ राम की मित्रता केवल भावनात्मक नहीं, रणनीतिक भी है, क्योंकि यहीं से वानर सेना का गठन होता है और लंका तक पहुंचने की तैयारी बनती है। परंपरा में जिस किष्किंधा का वर्णन आता है उसे आज के कर्नाटक के हम्पी क्षेत्र के आसपास से जोड़ा जाता है। अब फिर वही सवाल, इतनी प्राचीन कथा में दक्षिण का ये भाग, नदी, घाटियां, पहाड़ी भूदृश्य और संघर्ष की कहानी, ये सब ऐसे ही नहीं लिख दिए गए। ये किसी वास्तविक स्मृति भूगोल का संकेत नहीं तो और क्या है। और अब कथा पहुंचती है सबसे चौंकाने वाले मोड़ पर, समुद्र। भारत के दक्षिणी छोर से लंका की ओर बढ़ने का प्रश्न जब उठता है तो रामायण में जिस संरचना का वर्णन आता है वो है राम सेतु। आज भी भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र में एक उथली श्रृंखला मौजूद है जिसे दुनिया एडम्स ब्रिज के नाम से जानती है और भारत में इसे राम सेतु कहा जाता है। ये कोई कल्पना नहीं है, ये समुद्र के भीतर वास्तविक भू रचना है जो मानचित्रों और उपग्रह चित्रों में साफ दिखाई देती है। अब यहाँ एक सवाल बहुत बड़ा बनता है, अगर रामायण केवल कल्पना होती तो यह समुद्र पार मार्ग इतनी सटीकता से इसी जगह पर क्यों बैठता और ये भू रचना ठीक वहीं क्यों मौजूद है जहां कथा उसे रखती है? आप माने या ना माने, लेकिन ये तथ्य है कि समुद्र में वो श्रृंखला आज भी दिखाई देती है। लंका पहुंचने के बाद जो स्थान आते हैं वहां पर आज भी कई जगहें राम, सीता और हनुमान से जुड़ी हुई पहचान रखती हैं। और यहां सबसे खास बात यह है कि श्रीलंका में इन स्थानों के आज के नाम भी मौजूद हैं और परंपरा में उनके रामायण संबंध भी बताए जाते हैं। उदाहरण के लिए रामायण की अशोक वाटिका, इसे आज श्रीलंका के नुवारा एलिया जिले में सीता एलिया क्षेत्र के पास स्थित सीता अम्मन मंदिर से जोड़ा जाता है। यही जगह परंपरा में वो मानी जाती है जहां हनुमान जी ने माता सीता को खोजा और उन्हें भगवान राम की अंगूठी सौंपी। इसी तरह सीता के निवास स्थल के रूप में एक और नाम लिया जाता है, सीता कोटुवा,
कोटुवा का अर्थ होता है किला या दुर्ग, और इसे श्रीलंका में सीता का किला जैसी पहचान के साथ देखा जाता है। ये नाम रामायण की स्मृति से जुड़कर आज भी जीवित है। अब आते हैं उन हिस्सों पर जिनकी चर्चा लोक मान्यताओं में बहुत जोर से होती है, जैसे रावण के महल का स्थान और वहां जलने के निशान। कुछ परंपराओं और स्थानीय कथाओं में रावण के स्वर्ण महल को सिगिरिया जैसे स्थानों से जोड़कर बताया जाता है। हालांकि ये दावा ऐतिहासिक रूप से विवादित है, क्योंकि सिगिरिया का किला एक ज्ञात ऐतिहासिक काल में निर्मित माना जाता है। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ महल का एग्जैक्ट प्रूफ हमारा मुख्य मुद्दा नहीं है। मुख्य मुद्दा यह है कि श्रीलंका के अंदर कई स्थानों की पहचान लगातार रामायण स्मृति के साथ जोड़ी जाती रही है, और यह स्मृति आज भी वहां के लोकमानस में जीवित है। अब अग्नि परीक्षा वाले प्रसंग पर आइए। रामायण में यह एक निर्णायक क्षण है, और श्रीलंका में परंपरा के अनुसार दिवुरुम पोला को अग्नि परीक्षा से जुड़ा हुआ स्थान माना जाता है। रामायण में इसे अग्नि परीक्षा कहा गया, और आज वहां की पहचान शपथ स्थल जैसी परंपरा के साथ जुड़ी हुई है। कुछ लोग वहां की मिट्टी को लेकर भी असामान्य दावे करते हैं, जैसे हल्की गर्माहट या अलग गुण, लेकिन इन्हें हम स्थानीय मान्यता मानकर ही प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि वैज्ञानिक प्रमाण अलग विषय है। फिर भी सवाल वही रहता है, अगर ये सब केवल कल्पना होती तो इतने विशिष्ट स्थानों की स्मृति हजारों वर्षों तक एक देश में कैसे जीवित रहती। और अब जरा इस पूरी यात्रा को एक साथ सोचिए। अयोध्या से जनकपुर, फिर प्रयागराज के पास श्रृंगवेरपुर, फिर चित्रकूट और पंचवटी की दिशा, उसके बाद किष्किंधा का दक्षिणी क्षेत्र, फिर समुद्र तट और राम सेतु, और अंत में श्रीलंका की अशोक वाटिका और दिवुरुम पोला जैसी स्मृतियां। ये सब एक दूसरे से जुड़कर एक रूट बनाता है। ये कैसे संभव है कि 5 से 7 हजार साल पहले एक ग्रंथ में इतना विस्तृत भूगोल, इतनी जगहों के संकेत और इतनी घटनाओं का क्रम मौजूद हो, और वे जगहें आज भी उसी धरती पर उसी पहचान के साथ मिले। राम से जुड़ी प्राचीन तीर्थ परंपराएं, ये विषय अपने आप में इतना बड़ा है कि यहाँ श्रद्धा और इतिहास अलग अलग नहीं चलते, दोनों साथ साथ चलते हैं। और यही वो वजह है जहाँ कहानी अचानक कथा नहीं रहती, वो एक जीवित परंपरा बन जाती है। क्योंकि तीर्थ कोई किताब के पन्ने नहीं होते, तीर्थ वो स्थान होते हैं जहां हर पीढ़ी जाकर उसी स्मृति को दोहराती है, उसी घटना को याद करती है और उसी कथा को जीती है। अब जरा सोचिए, अगर भगवान राम केवल कल्पना होते तो अयोध्या से लेकर चित्रकूट, पंचवटी, किष्किंधा और रामेश्वरम तक एक पूरा तीर्थ मार्ग हजारों वर्षों तक कैसे चल सकता था। परंपरा यूं ही नहीं टिकती। परंपरा टिकती है तो उसके पीछे कोई आधार होता है, कोई स्मृति होती है, और अक्सर किसी वास्तविकता की परछाई भी होती है। अयोध्या उत्तर भारत में सरयू के किनारे राम की जन्मभूमि के रूप में केवल आज नहीं, बहुत लंबे समय से एक आस्था का केंद्र रही है। लेकिन इसके बाद जिस जगह का नाम रामायण में बार बार आता है वो है चित्रकूट। आज चित्रकूट उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा के पास स्थित है। यहाँ के प्रमुख स्थान जैसे रामघाट और भरत मिलाप की परंपरा इस बात का संकेत देती है कि रामायण की घटनाएं केवल ग्रंथ में दर्ज नहीं रहीं, वे स्थानों में स्थायी स्मृति बन गईं। अब दर्शक खुद से पूछें, इतनी पुरानी कथा और इतना स्थायी स्थान चिन्ह आखिर कैसे टिक गया? इसके बाद राम का वन मार्ग आगे बढ़ता है और कथा पंचवटी की ओर जाती है, जिसे आज महाराष्ट्र के नासिक क्षेत्र और गोदावरी तट से जोड़ा जाता है। पंचवटी का नाम इतना मजबूत है कि वो केवल कथा का दृश्य नहीं रहा, वो आज एक स्थापित तीर्थ पहचान है। यहाँ राम, सीता, लक्ष्मण की स्मृति और सीता हरण का प्रसंग दोनों को स्थानों से जोड़कर देखा जाता है। अब सोचिए, एक ग्रंथ में लिखी घटना केवल एक कल्पना होती तो क्या उसके लिए ठीक इसी जगह पर हजारों साल तक तीर्थ परंपरा बनती? और अगर बन भी जाती तो क्या वो इतनी दूर दूर तक जुड़े हुए रूट के साथ टिकती? पंचवटी से दक्षिण की ओर बढ़ते ही कथा जिस क्षेत्र में पहुंचती है वो है किष्किंधा। परंपरा किष्किंधा को आज के कर्नाटक के हम्पी क्षेत्र से जोड़ती है। यहाँ का भौगोलिक स्वरूप, पथरीली पहाड़ियां, नदी घाटी और विशाल शिलाखंड रामायण के वर्णनों से मेल खाता है। इसलिए ये जगह केवल पर्यटन स्थल नहीं, राम कथा की पहचान बन जाती है। यही वो बिंदु है जहां राम की कहानी व्यक्ति से बढ़कर आंदोलन बनती है। सुग्रीव से मित्रता, वानर सेना का संगठन और लंका तक पहुंचने की तैयारी। और अब आता है तीर्थ परंपरा का सबसे निर्णायक मोड़, समुद्र तट और रामेश्वरम। तमिलनाडु के रामनाथ स्वामी मंदिर और रामेश्वरम की पहचान इस बात से जुड़ती है कि यहीं से लंका की दिशा में यात्रा का मार्ग बनता है। इसी के साथ एक वास्तविक भौगोलिक तथ्य सामने आता है।
राम सेतु। अब यहां से परंपरा केवल भारत तक सीमित नहीं रहती, वो श्रीलंका में भी उतर जाती है। यहीं से जुड़ता है एक अत्यंत रोचक और शोध का विषय बना हुआ तथ्य। कहा जाता है कि जब हनुमान जी हिमालय से पर्वत लेकर लौट रहे थे, तब उसका एक भाग वर्तमान श्रीलंका में जा गिरा। आज भी श्रीलंका में एक ऐसा पर्वतीय क्षेत्र मौजूद है जिसकी वनस्पतियां, औषधीय गुण और जैव विविधता हिमालयी क्षेत्र से अत्यंत समानता रखती है। श्रीलंका के रूमासाला पर्वत और हकगाला क्षेत्र को कई रामायण शोधकर्ता उसी गिरे हुए पर्वत खंड से जोड़कर देखते हैं। यहाँ पाई जाने वाली कई दुर्लभ औषधीय वनस्पतियां ऐसी हैं जो आमतौर पर केवल हिमालय की जलवायु में ही उगती हैं। स्थानीय मान्यताओं, आयुर्वैदिक परंपराओं और कुछ वनस्पति शोधों में भी इस समानता का उल्लेख मिलता है, जिसने इस कथा को आस्था से बढ़ाकर भौगोलिक और वनस्पति रहस्य का विषय बना दिया है। राम के अस्तित्व पर बहस में सबसे कठिन और सबसे निर्णायक शब्द है पुरातत्व, क्योंकि पुरातत्व भावनाओं से नहीं चलता, वो मिट्टी, परतों, ईंटों, अवशेषों और कालक्रम से चलता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या किसी देश के पुरातत्वविदों ने ऐसे संकेत निकाले हैं जो रामायण काल की बसावटों, नगरों और संस्कृति की वास्तविकता को मजबूत बनाते हों? और इसका जवाब है हाँ। भारत में भी और नेपाल जैसे क्षेत्रों में भी कुछ ऐसे पुरातात्विक कार्य हुए हैं जो इस कथा को खाली कल्पना कहकर खत्म करना आसान नहीं रहने देते। सबसे पहले बात अयोध्या क्षेत्र की, क्योंकि ये सबसे विवादित भी है और सबसे ज्यादा जांचा भी गया है। 2003 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अयोध्या में खुदाई हुई और ASI की रिपोर्ट में ये निष्कर्ष सामने आया कि विवादित ढांचे के नीचे एक पूर्ववर्ती बड़ा ढांचा मौजूद था। अदालत ने भी अपनी विवेचना में ये माना कि ASI रिपोर्ट प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर की उपस्थिति बताती है, यानी जमीन के नीचे ऐसा निर्माण था जो बाद के काल से पहले का था। अब आप सोचिए, अगर यह स्थान केवल कहानी होता तो इस भूमि के नीचे परतों के निर्माण का इतना स्पष्ट क्रम क्यों मिलता? और अगर यह सिर्फ राजनीति का विषय होता तो पुरातत्व की खुदाई में संरचना क्रम की बात इतनी केंद्रीय क्यों बनती? यहां बात विश्वास की नहीं है, यहां जमीन की परतों की है। अब दूसरा बिंदु आता है रामायण साइट्स पर ASI की दीर्घकालीन परियोजना। बहुत कम लोग जानते हैं कि ASI के स्तर पर आर्कियोलॉजी ऑफ द रामायण साइट्स नाम से काम हुआ है, जहां रामायण से जुड़े हुए स्थलों पर एक्सप्लोरेशन और एक्सकवेशन जैसी गतिविधियों का उल्लेख मिलता है। ये काम सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं रहा, बल्कि संस्कृति क्रम, बसावट और प्राचीन जीवन के संकेतों को समझने के लिए अनेक स्थलों को देखा गया। यही वो बिंदु है जहां रामायण एक कहानी नहीं रहती, बल्कि एक पैन इंडिया कल्चर लैंडस्केप बन जाती है, जिस पर पुरातत्व सवाल पूछता है और जमीन जवाब देती है। अब नेपाल की ओर आइए, क्योंकि राम कथा का एक निर्णायक मोड़ वहीं आता है, जनकपुर में। जनकपुर को सीता और राम विवाह से जोड़कर देखा जाता है और हाल के वर्षों में वहां भी स्थानीय स्तर पर पुरातात्विक गतिविधियों की खबरें आती रही हैं। उदाहरण के तौर पर जनकपुर के एक मंडप स्थल पर पुरातत्वविदों की टीम द्वारा खुदाई में पोस्ट होल जैसे संकेत मिलने की रिपोर्ट सामने आई, यानी ऐसा चिन्ह जो किसी पुराने ढांचे या मंडप पर आधारित निर्माण की ओर इशारा करता है। अब ये बात सीता स्वयंवर का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, लेकिन ये जरूर दिखाता है कि जनकपुर केवल आधुनिक धार्मिक नगर नहीं, उस क्षेत्र की अपनी प्राचीन बसावट और पुरानी संरचनाओं के संकेत मिलते हैं। अगले हिस्से में हम इस बहस के सबसे जिंदा और सबसे कठोर प्रमाण पर आएंगे, वंश और वंशावली। क्या आज भी ऐसे राजवंश या कुल हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न से अपना संबंध जोड़ते हैं? और अगर जोड़ते हैं तो वो केवल दावा है या सदियों से चलती हुई पहचान की एक ऐतिहासिक श्रृंखला? राम, लव और कुश की बात जब राजवंश की वंशावली तक पहुंचती है तो ये बहस एकदम अलग स्तर पर पहुंच जाती है, क्योंकि यहाँ हम किसी कहानी के पात्रों की नहीं, बल्कि उन परिवारों की बात कर रहे हैं जो सैकड़ों वर्षों से अपने आप को राम के वंश से जोड़कर देखते हैं। सोचने वाली बात यह है कि अगर राम केवल कल्पना होते तो क्या देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग राजवंश एक ही मूल के स्रोत से खुद को जोड़ते? सबसे पहले बात मेवाड़ के सिसोदिया या गुहिल वंश की। मेवाड़ का राज परिवार लंबे समय से अपने को सूर्यवंशी परंपरा में रखता है और आधुनिक समय में भी उनके सदस्यों द्वारा सार्वजनिक रूप से कहा गया है कि वे भगवान राम के पुत्र लव के वंशज हैं। यहाँ तक कि इस परंपरा के साथ एक और दावा भी जुड़ता है कि लव ने लवकोट या लवपुरी बसाई, जिसे परंपरा में लाहौर से जोड़ा जाता है। अब दूसरा बड़ा नाम आता है कछवाहा राजवंश, जिनका केंद्र ऐतिहासिक रूप से आमेर या जयपुर का रहा है। कछवाहा परंपरा में यह दावा बहुत स्पष्ट रूप से मिलता है कि वे भगवान राम के पुत्र कुश की संतान परंपरा से जुड़े हैं और इसलिए वे स्वयं को सूर्यवंशी धारा में रखते हैं। कई ऐतिहासिक विवरणों में
कछवाहा के कुश वंश वाले दावे का उल्लेख मिलता है। अब तीसरा सबसे बड़ा और सबसे जीवित सामाजिक प्रमाण, कुशवंती या कुशवाहा परंपरा, जिसके भीतर कोयरी, कच्छी, मुराव जैसी शाखाएं भी आती हैं। शोध में यह बात दर्ज है कि 20वीं शताब्दी के दौरान कुशवाहा समुदायों ने अपने सामाजिक राजनीतिक संगठन और पहचान के साथ ये दावा उभारना शुरू किया कि वे राम के पुत्र कुश के माध्यम से सूर्यवंश से जुड़े हैं। मतलब ये कि राम वंश की स्मृति केवल राजमहलों से नहीं, खेतों, गांवों और सामान्य समाज में भी वंश गौरव बनकर मौजूद है। भारत में कई जगहों पर कुशवंशी नामक एक समुदाय परंपरा के रूप में भी मिलता है। अलग अलग क्षेत्रों में यही मूल दावा अलग अलग नामों के साथ सामने आता है। कुश, सूर्यवंश, राम। अब तक आपने जितने भी तथ्य देखे, उन्हें देखकर यह तो साबित हो जाता है कि अगर रामायण केवल कल्पना होती तो ये एक किताब तक सीमित रहती, किसी एक क्षेत्र तक सीमित रहती, किसी एक भाषा तक सीमित रहती। लेकिन राम कथा तो सीमाओं को पार करती है, देशों को पार करती है और समय को भी पार करती है। और यही वो बात है जो संयोग की दलील को कमजोर कर देती है। अब सवाल उठता है कि जब एक चरित्र का जन्म समय दर्ज हो, उसकी यात्रा का भूगोल जमीन पर मौजूद हो, उसकी स्मृति तीर्थ बनकर जीवित हो और उसका वंश समाज के भीतर पहचान बनकर चल रहा हो, तो क्या उसे केवल कहानी कहना बुद्धिमानी है, या फिर सच यह है कि हमारे सामने एक ऐसा इतिहास है जो समय के साथ कथा बना, लेकिन असल में वो वास्तविक था।